हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड ब्लोइंग हिंदी चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड की, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। आइए पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के विषय में जानते हैं। इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। ये थी छोटी सी जानकारी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यानी कि लेखक के विषय में। ये पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, हमारी यादों से बनता है, और हमारी स्मृतियों की विश्वसनीयता ही इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में थे। देखिए, वो विदेशी थे लेकिन स्वयं को भारतीय कहते थे। तो कहाँ फादर बुल्के का जन्म हुआ था? बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में। और रैम्स चैपल शहर को गिरजियों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कहा जाता है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। जन्म तो रैम्स चैपल शहर में हुआ था फादर बुल्के का, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। वो सन्यासी मन से, अपने कामों से सन्यासी थे, परंतु उनकी वेशभूषा या जिस तरह से कहते हैं कि परंपरागत सन्यासी होते हैं, इस तरह से वो नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि पाठ में क्या है, देखते हैं, पढ़ते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? लेखक ये प्रश्न करते हैं कि आखिर जो सबसे इतना प्रेम करता था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? अब लेखक बहुत दुखी हैं और कहते हैं कि मैं ये सवाल किस प्रभु से पूछूं? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब उनकी यादों में फादर का जो व्यक्तित्व था वो उभर जाता है। कैसा था? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति उनके सामने प्रकट हो गई, यानी कि सचमुच में नहीं हुई, उनकी यादों में उतर आई। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल, गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। कहने का तात्पर्य है कि लेखक 35 साल तक इस बात के साक्षी रहे, अर्थात वो फादर के साथ रहे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलता था और वो मुझे गले लगाते थे, तो जिस तरह से वो मुझे गले लगाते थे, उनका वो दबाव, बाहों का दबाव मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब वो अगर फादर को याद करते हैं लेखक, तो वो बहुत उदासी, उनके एक मन में उदासी छा जाती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो करुणा से भरे हुए हैं। फादर बुल्के करुणा से भरे हुए हैं, ऐसा लगता था। लोग उनको देखकर भी करुणा से भर जाते थे, लगता था जैसे उन्होंने करुणा के जल में स्नान कर लिया हो। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, अर्थात उनसे जब लोग बात करते तो अपने कर्म कर्म के प्रति उनके दायित्व, उनका जो जागरूक हो जाते थे, कर्मों के प्रति जागरूक हो जाते, और वो अपने कर्म करने को तत्पर हो जाते थे लोग, क्योंकि वो जो फादर बुल्के थे वो भी अपने कर्म में लगे रहते थे, तत्पर थे। वो कभी ऐसा भी यूं ही रहकर अपना टाइम नहीं बिताते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद हैं। परिमल एक संस्था है जो
हिंदी साहित्यकार के कुछ जो युवा साहित्यकार थे उनके द्वारा एक समूह, एक संस्था बनाई गई थी जो हिंदी के उत्थान के लिए काम करती थी। तो परिमल क्या हुई, एक संस्था हुई। उसमें बहुत सारे लोग थे जिनमें फादर बुल्के भी शामिल थे और लेखक भी शामिल थे। तो लेखक कहते कि मुझे परिमल के वे दिन याद हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, यानी कि वो सब, उनका कैसा रिश्ता था, एक परिवार जैसा था जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, उनके हंसी मजाक को वो सुनते रहते लेकिन रिप्लाई नहीं देते थे। परंतु हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक लिखते हैं कि जब मेरे बच्चे की का अन्नप्राशन संस्कार था और पहली बार मेरे बच्चे को फादर ने अन्न खिलाया, तब मुझे उनका वो अन्न खिलाना अपने बच्चे को बहुत अभी तक भी याद है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, और उनकी फादर की जो नीली नीली आंखें थी उसमें मेरे बच्चे के लिए जो प्यार था, जो ममता थी, वो भी मुझे अभी तक याद है। ऐसा लगता था लेखक को जैसे वह किसी ऊंचाई पर देवदार जो वृक्ष होता है उसकी घनी छाया में खड़े हों। फादर के साथ रहकर उनको ऐसी ही बेफिक्री लगती थी, ऐसा ही उनको आभास होता था जैसे वो किसी बहुत तेज धूप है और वो किसी घने पेड़ की छाया में खड़े हैं। कहाँ से शुरू करें, अब लेखक को समझ नहीं आ रहा मैं फादर के बारे में कहाँ से बताऊं कि किस तरह से लिखूं। बहुत सारी यादें हैं उनके पास। फिर वो कहते हैं लेखक कि चलिए इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, कि मैं सोच लेता हूँ, मैं वहाँ से अपनी यादें शुरू करता हूँ, यादों का सफ़र। इलाहाबाद की सड़कों पर वो उनको अपनी यादों में, स्मृतियों में दिख रहे हैं साइकिल चलाते हुए। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो लेखक कहते हैं कि वो तो इंजीनियर के छात्र थे और वो भी अंतिम वर्ष में पहुंच चुके थे, अर्थात उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री जो थी वो कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन फिर भी उनको साधु बनने का ऐसा क्या मन हुआ, सन्यासी बनना उन्होंने क्यों सोचा सन्यासी बनने के बारे में। तो इस तरह से लेखक लिखते हैं। तो उनके मन में कुछ प्रश्न थे, जबकि उनके पास क्या था, फादर, ऐसा भी नहीं था कि फादर किसी तरह से परेशान थे और वो किसी तरह से दुखी थे, परेशान थे, उनका परिवार नहीं था, ऐसा भी नहीं था, उनका एक भरा पूरा परिवार था। लेखक के मन में प्रश्न उठा तो उन्होंने पूछा, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। अब क्या जवाब दिया, क्या उत्तर था फादर कामिल बुल्के का, कि मेरा देश तो अब भारत है। अब जब मेरा देश यही है तो भला मुझे किसी और देश की याद क्यों आएगी? मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, लेखक ने प्रश्न किया। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। और भैया उन्होंने बहुत सरलता से उत्तर दिया कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी और माँ फादर को हमेशा चिट्ठियाँ लिखा करती थी उनकी माँ, और उन चिट्ठियों को वह फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। डॉक्टर रघुवंश उनके अभिन्न मित्र थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड थे। उनको वो अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसकी शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा गया था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। तो फिर आप क्वेश्चन फिर कहते हैं, अब इतना बीच में बताया, फिर क्वेश्चन करते हैं लेखक, तो कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ। तो लेखक कहते हैं कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए? कहते हैं भाई मैं इन सब परिवार से, इन सब चीज़ों से या माँ को याद करके मैं आप क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी हूँ।
तो लेखक कहते हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? ऐसा कौन सा कारण था जो आप छोड़कर आ गए? प्रभु की इच्छा थी बहुत, वह बालकों सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। अब जो फादर बुल्के थे बहुत सरलता से उत्तर देते कि जिस तरह से बच्चे एकदम से सरलता से कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे, उसी तरह से उन्होंने कहा कि ये तो प्रभु की इच्छा थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, जैसा ईश्वर ने चाहा वैसा हुआ। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अब कहते कि मेरी माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। अब उन दिनों क्या हुआ करता था कि अगर किसी को संन्यास लेना है तो धर्मगुरु के पास जाना पड़ता था, और जो संन्यास लेना चाहता था जैसे फादर बुल्के लेना चाहते थे वो एक शर्त रखा करते थे, और वो शर्त जो भी उनके मन में हुआ होता था तो उस बारे में वो अपनी शर्त रखते थे कि मैं ऐसा करूँगा सन्यासी बनने के बाद कि मैं भारत जाऊंगा। तो फादर बुल्के ने क्या शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? अब लेखक ने फिर पूछा कि शहर तो और भी, सॉरी, देश तो और भी हैं, शहर भी हैं, देश भी हैं, बहुत सारे देश हैं, फिर आपने भारत आने की बारे में ही बात क्यों की? नहीं जानता, बस मन में यह था। अब क्या कहा फादर ने? कहा कि मुझे नहीं पता, बस मेरे मन में था और बस ऐसे ही मैंने कह दिया। उनकी शर्त मान ली गई। अब जो पादरी थे, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने उनकी शर्त मान ली फादर की और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब उन्होंने क्या किया कि 9-10 साल तक तो दार्जिलिंग में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर कोलकाता से उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। तो फिर क्या किया उन्होंने? बीए किया और इलाहाबाद से फिर एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। अब उन्होंने अपनी पीएचडी की और 1950 में उसे पूरा किया। और किस विषय में उन्होंने की? क्या था उनका सब्जेक्ट? रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। तो जो उन्होंने शोध कार्य किया था, परिमल जो संस्था मैंने अभी आपको बताया था, उसमें उनके जो अध्याय जो उन्होंने शोध कार्य किया था उस वह पढ़े गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। रूपांतर यानी कि उसका ट्रांसलेशन किया, उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया। किस भाषा में? हिंदी में। नील पंछी के नाम से किया। किसमें किया? नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। कोश, अंग्रेजी हिंदी कोश यानी कि डिक्शनरी तैयार की उन्होंने। और बाइबल का अनुवाद भी किया। क्या किया उन्होंने? बाइबल का भी अनुवाद किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फिर वहाँ से क्या हो गया, उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया और भी बहुत सारे काम किए और वहीं वह बीमार पड़े, फिर पटना आ गए और फिर पटना से दिल्ली आए और 47 साल तक भारत में वो रहे और उनकी ओवरऑल एज थी 73 वर्ष। तो 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वह इस संसार से चले गए। आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे हमारे पास, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे अपने कमेंट द्वारा बताइए। धन्यवाद।